हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने चल रहे हैं कोरिया आधुनिकीकरण की ओर। कोरिया कैसे एक आधुनिक राष्ट्र बना, कोरिया का प्रारंभिक इतिहास, उसके बाद कोरिया का विभाजन और कोरिया एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में, इन विभिन्न चरणों को हम चरणवार तरीके से विस्तार से पढ़ेंगे। कोरिया कैसे एक आधुनिक राष्ट्र बना, इसकी कहानी क्या है, इसका ऐतिहासिक अतीत क्या है, और कोरिया युद्ध जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में मुख्य रूप से पूछा जाता है कि शीत युद्ध के दौरान कोरियाई युद्ध क्या था, क्यों हुआ, क्या परिणाम हुआ, और उसके बाद कोरिया का आर्थिक और राजनीतिक विकास, कोरिया का विभाजन। तो इस पूरे इतिहास को हम दो चरणों में बांट करके पढ़ेंगे। पहला जो चरण है उस पर हम अध्ययन करेंगे कोरिया का प्रारंभिक अतीत और उसके बाद कोरियाई युद्ध। अगला वीडियो हमारा आपका होगा जिसमें हम चर्चा करेंगे कि कोरिया का आर्थिक विकास कैसे हुआ दूसरे विश्व युद्ध के बाद, और कोरिया की राजनीतिक हालात और वहाँ के घटनाक्रम में कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। तो आइए आज हम चर्चा करने चल रहे हैं कोरिया के प्रारंभिक अतीत और कोरियाई युद्ध के बारे में। चर्चा करने से पहले मित्रों, कोरिया को एक बार विश्व मानचित्र में देख लीजिए। आपके सामने विश्व का मानचित्र है, इसमें कोरिया को देखें। कोरिया की स्थिति जापान के पास प्रायद्वीपीय स्थिति है। अब एक बार एशिया के मानचित्र में आप कोरिया को देखें। अच्छी तरीके से, स्पष्ट तरीके से कोरिया को आप देख पा रहे हैं। जापान कोरिया का पड़ोसी देश है, दूसरी ओर चीन और सोवियत संघ, जिसको आज हम रूस कहते हैं, वो कोरिया के पड़ोसी देश हैं। तो मानचित्र पर आपने कोरिया को, कोरिया की स्थिति को भली भांति देख लिया, इन देशों से परिचित हो गए। अब हम कोरिया के अतीत के बारे में जानकारी आपको देने जा रहे हैं। कोरिया एक एशिया महाद्वीप का प्रायद्वीपीय देश है, जिसको आज हम उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के नाम से जानते हैं। वो पहले एक ही देश था, उसके दो टुकड़े हो गए। क्यों हुए, कैसे हुए, वही हम चर्चा करेंगे। तो कोरिया जो पूरा देश है, इसके ऊपर 14वीं शताब्दी से लेकर के 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशक में यहाँ पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो कोरिया में शुरू में राजतंत्र था और राजा होते थे जोसोन वंश के लोग। यहाँ जो शासक वंश था उसका नाम था जोसोन वंश। 1392 से लेकर के 1910 CE ये इनका शासनकाल है। जोसोन वंश के शासकों का काल लगभग 500 वर्षों से अधिक समय तक इस वंश ने शासन किया सफलतापूर्वक। जोसोन वंश का शासन 1910 में समाप्त होता है, जब जापान ने कोरिया पर आक्रमण किया और कोरिया को जीत लिया, तो जोसोन वंश का शासन समाप्त हुआ। तो जापानी आक्रमण के बाद, जापानी आक्रमण 1910 में हुआ। 1910 में जब जापान का कोरिया पर अधिकार हो गया, तो जोसोन वंश का शासन समाप्त हो गया। जो 14वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी का समय है, जिस समय जोसोन वंश शासन कर रहा था, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, लेकिन कोरिया के ऊपर बहुत दबाव थे, क्योंकि ये वो समय है जब संसार में उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद का दौर चल रहा था। दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों, चीन, इन सब देशों में यूरोपीय शक्तियां अपना पैर फैला रही थी, व्यापारिक विस्तार के लिए वो आ रही थी, वाणिज्यवाद का विकास हो रहा था, उपनिवेशवाद का दौर था। ऐसे समय में कोरिया को भी, खास करके जो पश्चिमी देश थे, चीन था, जापान था, इनका दबाव कोरिया पर पड़ रहा था। तो कोरिया का जो राजतंत्र था, इस दौरान भी चीन
जापान जो इसके दोनों पड़ोसी देश थे और पश्चिमी देश, इन देशों के दबाव में था। साथ ही साथ कोरिया की जो राजतंत्रात्मक सरकार थी उसके सामने चुनौतियां थी। उसके सामने चुनौती थी कि अपने देश में बुनियादी ढांचों का विकास करे, ऐसी जो सरकारी संरचनाएं हैं उनका विकास करे, सामाजिक सुधार के लिए नीतियां लागू करे और दूसरे देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करे। तो ये 4-5 जो चुनौतियां थी, इन चुनौतियों से भी उसे निपटना था। कौन कौन चुनौतियां थी? एक तो विदेशों के साथ राजनयिक संबंध, राजनयिक संबंध भी स्थापित करने थे। अपने देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट था, बुनियादी ढांचा, इसका विकास करना था। सामाजिक विकास, सामाजिक सुधार, इसके लिए नीति निर्माण और उन नीतियों का क्रियान्वयन। नेक्स्ट, सरकारी संरचनाओं का विकास। सरकारी संरचनाओं का विकास भी इस राजतांत्रिक सरकार को करना था। तो इन चुनौतियों के बीच ये सरकार जितना कुछ काम कर सकती थी कर रही थी, लेकिन उसी दौरान जब जापान ने आक्रमण कर दिया और कोरियाई सरकार की पराजय हो गई, तो जापान का कोरिया पर अधिकार हो गया। और 1910 से लेकर के दूसरे विश्व युद्ध में जब तक जापान हारा नहीं, मतलब लगभग 35 साल तक कोरिया पर जापान का अधिकार रहा। 1945 CE तक, दूसरे विश्व युद्ध में जापानी पराजय तक कोरिया पर जापान का अधिकार रहा। तो जोसेon वंश से सत्ता कोरिया की जापानीज हाथों में चली गई। और इस दौरान जो जापानी सरकार थी उसने कोरियाई जो सांस्कृतिक मूल्य थे उनके ऊपर, कोरिया के लोगों के ऊपर दमनात्मक रवैया अपनाया। सांस्कृतिक मूल्यों को नष्ट किया, कोरिया की जो परंपराएं थी उसमें दखलंदाजी की, कोरिया के लोगों के ऊपर तरह तरह के जुल्म किए, कोरिया का आर्थिक शोषण किया। तो इस तरह से कोरिया के लोगों में जापानी सरकार के प्रति आक्रोश था और वो लोग अपनी स्वतंत्रता चाह रहे थे। लेकिन जापानी आक्रमण के बाद जापान की जो शक्ति थी उसके आगे कोरिया के लोगों की एक नहीं चली और इन 35 वर्षों में उन्होंने यद्यपि बहुतेरे प्रयास किए लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हुए। कोरियाई लोगों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों का भी इस्तेमाल किया। ऐसे जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों के सम्मेलन होते थे, वहाँ कोरियाई नागरिकों के जो प्रतिनिधिमंडल थे उन्होंने जाकर के कोरिया की स्वतंत्रता के लिए वकालत की, कोरिया की स्वतंत्रता की मांग रखी। जैसे कैरो सम्मेलन जो 1913 में हुआ, इसके बाद याल्टा, पोट्सडैम सम्मेलन जो 1949 में हुआ। कैरो सम्मेलन, याल्टा सम्मेलन, पोट्सडैम सम्मेलन, इन सम्मेलनों में इन लोगों ने निरंतर कोरिया की स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया। और यही कारण था कि जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में, तो कोरिया के भाग्य का निर्धारण किया गया। मैंने आपको बतलाया कि जापानी सेनाओं का अधिकार था कोरिया पर। जिस समय विश्व युद्ध चल रहा था, विश्व युद्ध में जापान, जर्मनी, इटली एक तरफ थी एक्सेस पावर धुरी राष्ट्र के रूप में, और मित्र देश के रूप में ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और उसके साथ साथ अमेरिका भी शामिल हो चुका था। तो जो कोरिया का उत्तरी क्षेत्र है उस तरफ सोवियत संघ से मिलता है भूभाग, तो सोवियत संघ की सेनाएं उत्तरी क्षेत्र में थी और जो दक्षिणी कोरिया का भाग है वहां अमेरिकी फौजों की मौजूदगी थी। जापान ने जब 14 अगस्त
1947 को आत्मसमर्पण कर दिया, तो कोरिया में जो सोवियत रूस की फौजें थी या जो अमेरिकी फौजें थी वो अपने अपने क्षेत्रों में रुक गई और उस क्षेत्र से उन्होंने जापानी फौजों को निकाल बाहर करना चालू कर दिया। और उन दोनों सेनाओं के बीच, मतलब सोवियत सेना और अमेरिकी सेना के बीच जो सीमा रेखा थी वो 38 डिग्री अक्षांश, मतलब 38 पैरेलल, जो 38 डिग्री अक्षांश थी वो लगभग सीमा रेखा थी। तो 38 डिग्री के उत्तर में सोवियत सेनाएं और 38 डिग्री के दक्षिण में जो अमेरिकी सेनाएं थी, उन्होंने यहां से जापानी फौजों को निकाल के बाहर कर दिया। अब यह क्रम लगभग 3 सालों तक चलता रहा। 1948 में जाकर के अब प्रश्न आया कि इस क्षेत्र को शासन किसको सौंपा जाए, कैसे इसके भाग का निर्धारण हो। और इस बात के लिए जो उत्तरी क्षेत्र था जहां सोवियत रूस की सेनाएं थी, उस सोवियत रूस के क्षेत्र में ऐसी सरकार जो रूस के प्रभाव में थी वो स्थापित होने के लिए सहमति बनी। और जो दक्षिणी क्षेत्र था जहां अमेरिकी दबदबा था, वहां पर गैर साम्यवादी, तो उत्तर में साम्यवादी सरकार और दक्षिण में गैर साम्यवादी सरकार। तो इस तरह उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया यह निर्णय हुआ 1948 में कि उत्तरी कोरिया में जो रूस के प्रभाव क्षेत्र में है वहां साम्यवादी सरकार स्थापित होगी और दक्षिणी कोरिया में गैर साम्यवादी सरकार स्थापित होनी थी। यह लगभग अस्थायी रूप से इस प्रकार का बंटवारा हो गया और उसकी सीमा रेखा यही रखी गई 38 डिग्री। अच्छा, तो इतनी बात अच्छी तरह समझ में आ गई। कोरिया के 2 हिस्से हो गए, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया में साम्यवादी सरकार, दक्षिणी कोरिया में गैर साम्यवादी सरकार। अब उत्तरी कोरिया जो थी, चूंकि वो रूस के प्रभाव क्षेत्र में था, तो यहां पर जो राष्ट्रपति के रूप में चुने गए उनका नाम था किम इल सुंग सेकेंड। तो उत्तरी कोरिया में किम इल सुंग सेकेंड और दक्षिणी कोरिया में सिंगमन री की सरकार स्थापित हुई। दक्षिणी कोरिया में सिंगमन री के नेतृत्व में गैर साम्यवादी सरकार बनी। इसको अमेरिका समर्थन कर रहा था, दक्षिणी कोरिया की सरकार को। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का देश अमेरिका, उसने यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से पूंजीवादी सरकार की स्थापना करना चाहा और उत्तरी कोरिया में साम्यवादी व्यवस्था की सरकार स्थापित हो गई जिसका कि प्रमुख बना किम इल सुंग। तो इस तरह कोरिया 2 भागों में बंट गया और 2 विरोधी विचारधाराओं के खेमे में विभाजित हो गया। अब विभाजन तो हो गया और विभाजन उन 2 देशों के बीच हुआ जो 2 विरोधी विचारधाराएं थी। सोवियत रूस साम्यवादी विचारधारा का देश और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो पूंजीवादी विचारधारा का देश। यद्यपि दूसरे विश्व युद्ध में दोनों ने एक साथ मिलकर के युद्ध किया था, लेकिन विचारधाराएं तो दोनों भिन्न भिन्न थी। ऐसी स्थिति में दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो विभाजन ये हुआ, उस विभाजन ने एक बड़ी त्रासदी छोड़ी। क्यों? विभाजन जब किया गया और 38 डिग्री अक्षांश सीमा रेखा रखी गई, तो इसके बाद देश में बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ। हजारों लोगों का आवागमन उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर हुआ। तो विस्थापित लोगों की समस्या लंबे समय तक चली और बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ। यही नहीं, जो दक्षिणी कोरिया थी वहाँ सघन आबादी थी। उत्तर कोरिया में आबादी कम है, दक्षिण कोरिया सघन आबादी वाला क्षेत्र था और कोरिया का जो औद्योगिक विकास था उत्तरी कोरिया में था। तो विभाजन तो हुआ लेकिन अनइक्वल विभाजन हुआ। उत्तरी कोरिया में सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर चले गए, जनसंख्या कम थी। दक्षिणी कोरिया में आबादी बहुत ज़्यादा थी और इंडस्ट्रीज की कमी थी। इस तरह से विभाजन हो गया और इस विभाजन ने
दोनों देशों के बीच परस्पर अविश्वास और एक प्रकार से दोनों देशों के बीच ईर्ष्या और नफरत की दीवार खड़ी कर दी। परिणाम ये हुआ कि कल तक जो एक देश था, उस देश के नागरिक स्वयं एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। उनमें एक ऐसा जहर इन दोनों देशों के बीच इन मित्र शक्तियों ने बो दिया, जो शीत युद्ध का एक बड़ा कारण बना। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ की वजह से एक ऐसा भय और संदेह का वातावरण इन दोनों देशों के बीच बढ़ता गया, जिसने कि कोरियाई युद्ध को आमंत्रण दिया। अब कोरियाई युद्ध कैसे हुआ? विभाजन तो आपने देख लिया। दोनों देशों के बीच विभाजन हो गया था। यह था कि अगर इनमें आपस में कभी सहमति बनती है तो देश एक भी हो सकते हैं, यह गुंजाइश रखी गई थी विभाजन के समय। लेकिन विभाजन के बाद भय और संदेह का जो वातावरण बढ़ा, वो गहराता ही चला गया। हुआ क्या कि 1950 के बाद चीन और सोवियत संघ में मैत्री संधि हो गई। तो चीन साम्यवादी व्यवस्था का देश, क्योंकि चीन में 1949 में माओ से तुंग की सरकार स्थापित हो गई और चीन कम्युनिस्ट देश बन गया। सोवियत संघ कम्युनिस्ट देश था ही। वियतनाम में और भी कम्युनिस्ट सरकार के लिए प्रयास चल रहा था। तो ऐसे में अमेरिका को लगा कि सोवियत संघ की जो विस्तारवादी नीति है, जो कम्युनिस्ट विचारधारा को आगे बढ़ाने की नीति है, उसका प्रभाव चीन, वियतनाम तक पहुंच गया है। और कहीं ऐसा ना हो कि कोरिया भी उस विस्तारवाद की नीति का शिकार हो जाए। और अगर ऐसा हुआ तो कहीं पूरा एशिया जो साम्यवादी व्यवस्था में परिवर्तित न हो जाए। तो अमेरिका को साम्यवाद का जो भूत था वो डरा रहा था। ऐसी स्थिति में अमेरिका हमेशा आशंकित रहता था किस तरह से इसको नियंत्रित किया जाए। और इसी वजह से दोनों शक्तियों के बीच, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 1945 के बाद शीत युद्ध का वातावरण बढ़ने लगा था। और इस शीत युद्ध को जिस युद्ध ने और भड़का दिया, वो शीत युद्ध का पहला युद्ध था। और ये पहला युद्ध यही कोरियाई युद्ध साबित हुआ। हुआ क्या कि उत्तरी कोरिया ने, लोगों में अशांति थी, दोनों भागों में नागरिकों में असंतोष था, अविश्वास था, भय और संदेह था। इस बात को लेकर के उत्तरी कोरिया के जो लोग थे, वहाँ की जो पीपल्स आर्मी थी, पीपल्स आर्मी ने 25 जून 1950 को, डेट आप देख लीजिएगा, 25 जून 1950 CE, 25 जून 1950 को उत्तरी कोरिया ने 38 डिग्री पैरेलल जो सीमा रेखा थी उसका उल्लंघन कर दिया। उत्तरी कोरिया की पीपल्स आर्मी ने दक्षिणी कोरिया पर अटैक कर दिया। अब जो ये अटैक हुआ, इसको अमेरिका ने बड़ी गंभीरता से लिया। उस समय अमेरिकी सेनाएं जापान में थी। अमेरिकी सेनाओं की उपस्थिति बिल्कुल पास में थी और अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय हैरी एस ट्रूमैन। उन्होंने कोरियाई गणराज्य की सहायता के लिए अमेरिकी जल, थल, नभ तीनों सेनाओं की जो सेवाएं हैं संयुक्त राष्ट्र को सौंप दी। संयुक्त राष्ट्र का निर्माण हो चुका था 1945 में। सारे संसार की सुरक्षा के लिए, देशों के बीच होने वाले युद्ध को समाप्त करने के लिए, ऐसे देश जो आक्रमणकारी हों उनको नियंत्रित करने के लिए, और ऐसे देश जिसके ऊपर आक्रमण हुआ हो उसकी सुरक्षा के लिए तो संयुक्त राष्ट्र का निर्माण था ही। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र को अपनी सेनाओं की मदद दे दी और संयुक्त राष्ट्र की तरफ से सेना भेजने का प्रस्ताव पारित करवा दिया। अमेरिकी सेनाएं जो है दक्षिणी कोरिया की मदद के लिए उपलब्ध हो गई और उस जो संयुक्त राष्ट्र संघ की नेतृत्व में लड़ने वाली जो सेना थी, जिसमें ज़्यादातर लोग अमेरिकी थे, उसकी कमांड डगलस मैकआर्थर के नियंत्रण में थी। उस अमेरिकी सेना की कमान जो कि संयुक्त राष्ट्र के बैनर के नीचे, झंडे के नीचे लड़ रही थी, उसका जो कमांडर था डगलस मैकआर्थर। डगलस मैकआर्थर
के नेतृत्व में अमेरिकी सेनाओं ने दक्षिणी कोरिया की ओर कूच कर दिया और डगलस मैकार्थर कोरिया के बीचों बीच इंचोन पर उतरे। इंचोन पर उतरे और उन्होंने अमेरिकी सेना की मदद से जो उत्तरी कोरिया की सेना थी, जो पीपल्स आर्मी थी, उसको 38 डिग्री के उत्तर की ओर भगाने में सफलता प्राप्त कर ली। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में लड़ रही अमेरिकी सेना ने जो उत्तरी कोरिया की सेना थी उसको यालू नदी के पार तक खदेड़ दिया। लेकिन यह युद्ध सामान्य युद्ध नहीं था। जब अमेरिकी सेना ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना की ओर से उत्तरी कोरिया पर आक्रमण किया तो उत्तरी कोरिया को, जरा एक बार फिर से बातचीत देखिए। अब उत्तरी कोरिया की जो सीमाएं हैं चीन और सोवियत संघ के पास हैं। दोनों साम्यवादी व्यवस्था के देश थे। उत्तरी कोरिया भी साम्यवादी व्यवस्था का देश। ध्यान से देखिए, चीन ने अपना समर्थन उत्तरी कोरिया को दे दिया। अब यह युद्ध उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच नहीं रह गया। यह युद्ध साम्यवादी सरकार और पूंजीवादी सरकार इनके बीच हो गया। दक्षिणी कोरिया को समर्थन अमेरिका दे रहा था, उत्तरी कोरिया को समर्थन चीन और सोवियत संघ की सरकारें कर रही थी। यह युद्ध लंबा खिंच गया। यह युद्ध एक सामान्य युद्ध नहीं बल्कि शीत युद्ध के बाद पहला सबसे बड़ा लड़ा जाने वाला युद्ध था, जो 3 वर्ष तक चलता रहा। 25 जून 1950 से स्टार्ट हुआ और अंत में युद्ध विराम कब हुआ? 26 जुलाई 1953। तो 3 वर्ष से अधिक समय तक चलने वाला यह कोरियाई युद्ध था, जो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच अपने अस्तित्व के संघर्ष को लेकर के हुआ। और इस युद्ध ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद बड़े पैमाने पर धन और जन दोनों का हानि किया। लेकिन अच्छाई केवल इतनी थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप की वजह से यह युद्ध किसी तरह समाप्त हुआ और युद्ध विराम संधि पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए। तो 26 जुलाई 1953 तक युद्ध चला। इस युद्ध को कोरियाई युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस बात को भली बात समझ गए होंगे। अब जो ये कोरियाई युद्ध हुआ, अगर हम उसके परिणाम पर चर्चा करें तो पहली बात, दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसा युद्ध जिसमें बड़े पैमाने पर धन और जन दोनों की हानि हुई। 10 लाख से अधिक कोरियाई लोग इस युद्ध में काम आए। बहुत से लोग विकलांग हो गए, बहुत से लोग घायल हो गए, बहुत से लोग खो गए अपने परिवारों से। तो धन और जन की हानि। जो कोरिया को आर्थिक विकास के लिए आगे जाना था, आर्थिक विकास धीमा हो गया। दोनों देशों में जो लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया थी उसके ऊपर रोक लग गई, युद्ध में फंस गए। दोनों देशों में लोकतंत्र खत्म हो गया। बाद में भी सरकारें आई, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था की सरकारें नहीं रह गई। आगे आप देखिएगा, जब हम आपको राजनीतिक विकास पढ़ाएंगे, सैनिक शासन की स्थापना हुई तो लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया कम हो गई। युद्ध के दौरान मुद्रास्फीति बढ़ी और मुद्रास्फीति की वजह से मूल्य वृद्धि हुई। जब मुद्रास्फीति होगी तो मूल्य वृद्धि होगी। युद्ध में जो औद्योगिक ढांचा था वो चरमरा गया। बहुत से उद्योग धंधे नष्ट हो गए, कल कारखाने नष्ट हो गए। फिर से देश को विकास की पटरी पर लाना एक बड़ी चुनौती थी। 1945 के बाद लोगों ने सोचा था कि देश का विभाजन भले हो गया है, मुक्त व्यापार की नीति अपनाई जाएगी, देश का विकास होगा। तो मुक्त व्यापार की नीति पर रोक लग गई, देश का विकास अवरुद्ध हो गया। तो इन सारी चुनौतियों की वजह से जो 1945 से लेकर के 1960 के बीच में कोरिया में जो घटनाक्रम चला, उसकी वजह से यह जो 15 वर्ष का समय वो कोरिया के लिए एक बहुत दुखद समय था। एक ऐसा समय था जिसको एक काला इतिहास कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जिसने कोरिया को 15 वर्ष पीछे कर दिया। तो मित्रों, इस तरह कोरियाई युद्ध
क्या था और उसका वहाँ की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा और कैसे कोरिया का विभाजन हुआ, आपने पूरे वीडियो को देखा। आपको वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे। चैनल को लाइक था, सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। थैंक यू।